सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने बाकी के फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर नए शेयर को इश्यू करने की इक्विटी कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा है तो आप डेब्ट की तरफ भागोगे। शेयर होल्डर क्या चाहते हैं कि जहाँ पे उन्होंने शेयर वगैरह लिया है उनका रिटर्न अच्छा हो, डैट इज़ उनकी अर्निंग पर शेयर अच्छी हो, तभी तो वो शेयर लेंगे ना, है ना। एज़ फार एज डेप्ट इज़ इंक्रीजिंग। अब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है, एज़ फार एज डेप्ट इज़ इंक्रीजिंग ईपीएस, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है वैसे वैसे ईपीएस बढ़ती है। समझ गए बात। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ती है। अगर डेप्थ बढ़ रहा है, बाई चांस डेप्थ बढ़ने से अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा? देन वी कैन इंक्लूड इट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जा सकता है, डेप्थ लेना फेवरेबल रहेगा। बट व्हेन ईपीएस स्टार्ट डिक्रीजिंग विद इंक्लूजन ऑफ डेप्थ, और अगर कुछ ज़्यादा ही डेप्थ ले लिया और उससे अर्निंग पर शेयर ईपीएस कम होने लग गई, तो आप कहोगे भाई इक्विटी शेयर से काम चला लेते हैं, डेप्थ नहीं लेते हैं। तो अगर आप डेप्थ ले रहे हो तो उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है, तो ठीक है, तो वो फेवरेबल होगा अगर डेप्थ ले रहे हो। देन वी मस्ट डिपेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल ओनली। मगर उससे अर्निंग पर शेयर कम हो रही है, आप उस डेप्थ को डिस्करेज करोगे, फिर शेयर्स या इक्विटीज़ को बेच के वहाँ से पैसे अरेंज करना फेवरेबल रहेगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब नए शेयर को इश्यू करने की कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। नए शेयर को इशू करने की कॉस्ट, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइज करने पर जो खर्चा होता है, अंडर राइटिंग फीस होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स रिक्वायर मोर फॉर्मेलिटीज़ एज वेल एज मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। तो शेयर या डिबेंचर्स इशू करने हैं तो उसकी जो कॉस्ट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। वेयर एज देयर इज़ लेस कॉस्ट इन्वॉल्व इन रेजिंग कैपिटल बाय लोन और एडवांस। अगर आपको लगता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोन से पैसे इकट्ठे कर लो, और अगर आपको लगता है कि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत महंगा है और शेयर की फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत कम है, तो शेयर और डिबेंचर्स से पैसे इकट्ठे कर लो। तो नेक्स्ट आ जाता है रिस्क कंसिडरेशन। क्या रिस्क इन्वॉल्व है ये डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ फार्म्स बिजनेस इज़ रिस्की, मतलब कि कंपनी का बिजनेस ज़्यादा रिस्की है, तो आपको पता है ना, रिस्की के चक्कर में लोन कम लेना है, क्योंकि लोन के पैसे भी तो वापस करने हैं ना। इफ़ फार्म्स बिजनेस रिस्क इज़ लो देन इट कैन रेज मोर कैपिटल बाय यूजिंग ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज़। तो डेप्ट से डिबेंचर बेच देगी, बॉन्ड बेच देगी या कर्जा वर्जा ले लेगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरा बिजनेस लेस रिस्की है, मेरे को पैसे आने ही आने हैं। Whereas at the time of high business risk, it should depend upon equity. उनको इक्विटी बेचनी चाहिए, ठीक है। इक्विटी बेच के पैसे इकट्ठे करने चाहिए। अगर ज़्यादा रिस्की बिजनेस है और आपने कर्जा भी ले लिया है तो पैसे तो डूब सकते हैं ना, क्योंकि लो रिस्की में अगर पैसे डूब गया तो फिर आप कर्जा वापस कैसे करेंगे, समझ गए बात। तो वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सेस ऑफ डेप्ट में रेस्ट्रिक्ट द फार्म्स कैपेसिटी टू बोरो फर्दर। अगर पहले से ही काफ़ी पैसा लिया हुआ है तो फ्लेक्सिबिलिटी तो कम हो गई। पहले से ही डेप्ट इतना लिया हुआ है और ज़्यादा डेप्ट नहीं ले सकते हैं। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरिंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो अगर उसे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो उससे इतना ज़्यादा लोन पहले से ही नहीं लेना है, कुछ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट रख देने हैं कि अगर इमरजेंसी पड़ी तो उसे उस टाइम पर वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सके। तो बेसिकली कितना डेप्ट होगा, कितना इक्विटीज़ होगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी पर भी असर करती है कि कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। इफ़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट कंप्लीट कंट्रोल, अगर वो चाहते हैं कि हमें ही कंट्रोल चाहिए तो वो क्या करें? देन दे शुड प्रेफर डेप्ट। तो वो कर्जे की तरफ जाएंगे, कर्जे ले लें तो कम से कम दिक्कत तो नहीं होगी, वैसे ही वापस करने हैं कर देंगे।
लोन्स ऑफ स्मॉल अमाउंट एक्सेट्रा, या कर्ज़ा ले लेंगे या छोटा मोटा लोन ले लेंगे। इफ़ दे डोंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल देन दे मे गो फॉर इक्विटी शेयर्स ऑल्सो। तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी में जो उनका कंट्रोल है वो चला जाए, कोई चक्कर नहीं है, अपने जो कंट्रोल है कंपनी पे वो कम करना चाहते हैं या वो चला जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में वो अपनी जो कंपनी की जो इक्विटी है उसे मार्केट में ले जाकर बेच सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो कितने शेयर इशू करेंगे, कितने % लोन लेंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, रूल्स रेगुलेशन या कुछ। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैव टू बी डन विद इन द सेबी गाइडलाइन। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो सिक्योरिटी है उसी की गाइडलाइन के हिसाब से डिबेंचर या शेयर्स मार्केट में बिकेंगे या खरीदे जाएंगे। एंड फॉर टेकिंग लोन्स कंपनीज हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़। कंपनी जब भी लोन लेगी, कितना लोन लेगी, कितना देना चाहिए, किस सेक्टर को जाना चाहिए, वो मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। If SEBI guidelines are easy, then companies may prefer issue of securities for additional capital and vice versa. अगर सेबी की जो गाइडलाइंस है, अगर शेयर मार्केट में जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है सेबी की, अगर उसकी गाइडलाइंस इजी है तो कंपनी सोचेगी यार मार्केट में शेयर लेके पैसे इकट्ठे कर लो, और अगर वो गाइडलाइन काफ़ी मुश्किल है तो वो सोचेगी लोन लेके पैसा इकट्ठे कर लेते, क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर लगाने तो बड़े मुश्किल हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड इन द मार्केट बिजनेस इज स्लो एंड इन्वेस्टर ऑल्सो हेजिटेट टू टेक रिस्क, सो एट दिस टाइम इट इज़ एडवर्टाइजेबल, सो इशू बोरोड फंड सिक्योरिटीज़। अब आप मार्केट में मंदी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, उस टाइम पर आप मार्केट में शेयर बेचने पहुंच जाओगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो रेट ही लो मिलेंगे। इतने लो रेटों में अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचनी, समझ गए बात? तो उस टाइम पर लोन लेके काम चला लो। इफ़ देयर इज़ बूम पीरियड, दूसरी तरफ अगर मार्केट में बूम पीरियड है, बिजनेस इज़ फ्लरिशिंग, बिजनेस बढ़ रहा है, एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो टेक रिस्क एंड प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। अगर शेयर मार्केट में बूम आया हुआ है, सारे शेयर मार्केट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने शेयर निकालो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि महंगे रेटों में बिक जाएंगी हिस्सेदारियाँ, ठीक है। तो लोन में थोड़ा रिस्क होता है और शेयर में इतना रिस्क बेचने में नहीं होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज़। हमारा कितना डेब्ट और इक्विटी का परसेंटेज रहेगा वो उस इंडस्ट्री में जो बाकी की कंपनियां हैं उन पे भी डिपेंड करता है। सम कंपनीज फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म। तो उस इंडस्ट्री में जितनी भी फार्म्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो किस तरीके से काम कर रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन एज, मतलब प्रॉपर केयर रखनी चाहिए। ब्लाइंडली फॉलोइंग इंडस्ट्रियल नॉर्म मे लीड टू फाइनेंशियल रिस्क। अगर ब्लाइंडली फॉलो करोगे कि बाकी की कंपनियां भी यही कर रही हैं और हम भी यही करें, तो कहीं ऐसी की तैसी ना हो जाए कंपनी की, क्योंकि एक का अपनी कैपेसिटी है ज़्यादा, ठीक है। अपने पड़ोसियों के वही संभाल ले क्या, जो कि घर में तो आपका बजट फट सकता है, ठीक है ना। इफ़ फर्म कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क इट शुड नॉट रेज मोर डेप्ट। अगर कंपनी रिस्क नहीं ले सकती है तो उसको डेप्ट नहीं लेना चाहिए, ओनली बिकॉज अदर फर्म्स आर रेसिंग। क्योंकि बाकी की कंपनियां भी कर्ज़ा ले रही हैं और हम भी कर्ज़ा लेके बैठ गए, तो क्या पता बाकी की कंपनियां तो कर्ज़ा चुका दें और हमारी तो कैपेसिटी है नहीं कर्ज़ा चुकाने की, तो कंपनी तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल। अल्लाह हाफिज़।